Good evening, guys. Welcome to all. I hope you all are fine. So, today we are here with a new and a current topic. Though this topic appears to be new to us, but in reality, it has been a historical and a continuous phenomena which is affecting the state of Assam and also the northeastern territory of our country deeply over a long period of time. We will have a look at the details of the Assam floods, try to understand what are the causes which makes Assam vulnerable to the severe floods every year. What are the steps the government has taken in order to tackle these floods? And why still we have a long way to go in order to deal with this grief situation. So with this, let's begin the talk. Guys, now let's look at the various geographical factors जिसके कारण Assam floods is a continuous and recurring phenomena. हर साल हम न्यूज में सुनते हैं कि असम फ्लड्स के सिवियरिटी से काफी लोग अफेक्टेड होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज होती है, स्टेट अथॉरिटीज को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है लोगों को रेस्क्यू करने में, एंड एट द सेम टाइम द ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटल जो ट्रॉमा क्रिएट होती है लोगों के बीच में वो तो अलग है ही. सो उसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि वाई द फ्लड्स इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज इंडिस्पेंसिबल. क्यों ये चीज हम बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते. सो लेट्स लुक. देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस डायग्राम में आपको मैंने प्रेजेंट किया है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का डिटेल्ड कोर्स है. दिस कोर्स द फ्लो इट्स बेसिन एंड हाउ द रिवर फ्लोज इन डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया में कब आती है, कैसे निकलती है, कहाँ पे ये दूसरी नदियों के साथ मिलती है, और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे और समझेंगे कि असम में ये फ्लड्स क्यों इतना ज्यादा सीवियर है. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जेक्टिवली हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जान के रखना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो सोर्स है वो मानसरोवर लेक के पास चेन्युनदुंग ग्लेशियर है, जहां से ये हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम इमर्ज होती है. एंड एज यू नो दैट द हिमालयन रिवर सिस्टम पेरेनियली नेचर इसलिए होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम इमर्ज फ्रॉम द ग्लेशियर. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल that the Brahmaputra river system has emerged from a glacier, that is the Chenyondung glacier, which provides a continuous flow of water to the river. Second is aspect is that ये जब तिब्बत में बहती है तो अब इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो. आप इसे दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल रहे आप ऐसे कह सकते हैं. पॉइंट इज दैट जब ये इस रीजन में फ्लो होती है ना, तब इस समय इस रिवर का जो वेलोसिटी होता है वो रिलेटिवली काफी फास्ट होता है. एंड सेकेंड इज दैट ये काफी हाई अल्टीट्यूड में फ्लो होती है बिकॉज इट लाइज इन द तिब्बत रीजन. अब पॉइंट आती है कि भाई ये हमारे इंडिया में कहां एंटर होती है. तो ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट आप देख सकते हैं, और ये मैंने एक रेड से मार्क किया हुआ है योंगिया पास. दिस इज द पॉइंट वेयर द रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया. और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो विच ह्यूज वेलोसिटी के साथ एंटर करती है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ये समझना है कि जब ये रिवर सिस्टम अरुणाचल को क्रॉस करके असम में आती है तो हम देख सकते हैं कि जो ऑरेंज से डिमार्केटेड एरिया है ये कंप्लीटली दिस इज द एरिया ऑफ असम, और असम को ये दो भाग में डिवाइड कर देती है एग्जैक्टली. सो दिस शोज दैट द रिवर passes or bisects the state of Assam in two halves, and as a result अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इस रिवर में ज्यादा होगा तो ये चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्टेट के सेंटर से पास होती है. सेकेंड थिंग आपको समझ के ये रखना है कि असम जो लोकेटेड है वो एक प्लेन्स एरिया में लोकेटेड है, और ये जो नदी हमारी तिब्बत से आ रही है ये काफी हाई एल्टीट्यूड से आ रही है. तो सिंपल फैक्ट है गाइस, जब ये अपने साथ कैरी करती है आती है तो जब हाई वेलोसिटी होती है तो वो जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो सैंड होती है, जो मड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साथ वो कैरी करते आते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है. बट जैसे वो असम में एंटर करती है तो रिवर का वेलोसिटी कम हो जाता है. इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ये प्लेन्स एरिया में आ जाती है. जो प्लेन्स में आने के कारण
जितने सेडिमेंट थे वो सब असम के एंट्रेंस के साथ ये अपने फ्लड पिन्स पे डिपॉजिट करते रहती है, जिसके कारण जो फ्लड्स जो बेसिन है, जो असम रिवर का जो बेसिन है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, सिल्ट, मड ये डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण से लेवल ऑफ वाटर इन द असम ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है। सो दिस इज वन की एस्पेक्ट जो आपको समझना था। सेकेंड थिंग गाइस, आप देखिए, दिस इज सच अ रिवर सिस्टम जिसकी बहुत सारी लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज passes through the state of Assam. For example, अगर आप इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ध्यान दें, so let's look. Subhansri is one tributary, Kameng is one tributary, Manas similarly, like the Sankos, the Raidak, these are the various tributaries which passes through the state of Assam. और जिस कारण से एक्चुअली वाटर तो इसकी बढ़ी गई है, बिकॉज ये काफी वेलोसिटी के साथ आ रही है। सेकेंड थिंग इज दैट जब वो चीज चौड़ी हो जाती है लेवल्स में आके, तो वाटर का एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, सो इट कवर्स अ लार्ज एरिया। थर्ड एस्पेक्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड टू इट बाय द अदर रिवर सिस्टम्स जो इसके ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द थ्री इश्यूज ये चीजें हम अनअवॉइडेबल है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर when enters into India is characterized by unique phenomena which makes Assam vulnerable for the floods. I hope this concept is clear. Let's move on guys. अब हम कोशिश करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज को समझने का, जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं गाइस। दिस इज ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, और हिमालयस के फॉर्मेशन के साथ ये कॉज रिलेटेड है। क्योंकि जब भी आप अपने आंसर्स को समझते हैं या फिर इस फिनोमिना को एज अ जनरल पर्सन समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये फ्लड्स के कुछ ऐसे तो कारण होंगे जिसके कारण ये हर साल आती है। कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो असम को मतलब विरासत से मिली है। वो फैक्टर्स अच्छे नहीं है, विरासत से मिली है, पर दोज आर द नेगेटिव फैक्टर्स जो असम की वल्नरेबिलिटी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते थे। सो लेट्स लुक एट द सेकंड पैरामीटर गाइस। देखिए गाइस, ये डायग्राम अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ के रखा है उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने ये इस पिक्चर्स को यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि जो ये थियोरी पढ़ चुके हैं वो इस चीज को जब समझेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएंगे, बट जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए केवल एक फैक्टर ध्यान देना है गाइस कि हिमालयस, आज जहां पे हिमालयस है, हिमालयस के 4 रेंजेस है गाइस, आप देख सकते हैं डायग्राम नंबर 3 में। सबसे पहला जो हिमालयस है उसे हम रेफर करते हैं एज द ट्रांस हिमालयस। सेकेंड इज रेफर टू एज द हिमाद्री। द थर्ड जो हिमालयस है उसे हम रेफर करते हैं लेसर हिमालयस, जो ब्लू से मेंशन्ड है। एंड द फोर्थ जो मेंशन्ड है रेड से, दैट इज द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स। सो ये एक हिमालयस की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड द नेचर ऑफ फॉर्मेशन। और जो डायग्राम 1 और 2 में मेंशन्ड है गाइस, उसमें से केवल एक फैक्टर आपको समझ के रखना है कि आज हमारा जो स्टेट ऑफ असम है वो ना सेडिमेंट से बना है। वो सेडिमेंट क्यों, वहां पे सेडिमेंट आया कैसे, ये चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी जब आप प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हिमालय के फॉर्मेशन को समझिएगा। बट अभी आंसर राइटिंग के लिए आपको एक पैरामीटर याद रखना है कि असम स्टेट इज लोकेटेड इन द जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन मतलब एक डिप्रेशन वाला एरिया है जहां पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा है जब हमारे हिमालय फॉर्मेशन हो रहे थे, जो कि आप डायग्राम नंबर 4 से समझ सकते हैं। सो जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने एक पैरामीटर देखा कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आती है तो वो बहुत सारे मटेरियल सेडिमेंट अपने साथ अनलोड करती है, एक तो वो है ही। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जब हिमालय हमारे फॉर्म हो रहे थे और जो हमारे शिवालिक्स है, जो मिडिल हिमालय है, आज भी फॉर्म हो रहे हैं। इस कारण से क्योंकि कंप्रेशन, जो कंप्रेशन होती है, मतलब दो जब ब्लॉक्स मिलते हैं, जब ये दोनों के बीच में कंप्रेशन होती है तो ये इस कंटिन्यूअस फिनोमिना है, इसलिए द एंटायर हिमालयन प्लेन इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। और यही कारण है
कि असम में भी कुछ साल पहले 1950s के समय जब अर्थक्वेक्स आई थी, तो डिब्रूगढ़ के पास का एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर का जो राइज है वो 2 मीटर वाटर राइज हो गया था. सो दिस इज वन की फैक्ट विच हैज बीन नोटेड फ्रॉम द एनडीएमए से डेटा लिया गया है कि 1950s के समय जब यहाँ पे अर्थक्वेक आई थी, तो इसके कारण से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो फ्लो है टुवर्ड्स द एरिया ऑफ डिब्रूगढ़ 2 मीटर की लेवल वाटर राइज हो गई थी. सो इससे एक पैरामीटर आपको कौन समझ में आता है कि सिंस Assam is located in the geosyncline and huge amount of sediment is already present there. And second thing is that since the Himalayas अभी भी continuously form हो रही है, so ये टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है जिसके कारण से earthquake और landslides के chances यहाँ पे ज्यादा होती है, which can also lead to rise in the level of water. I hope the concept of plate tectonics and Himalayas भी clear है for the cause of the floods in Assam. Guys, let us look at the next important factor. Okay, role of monsoon. देखिए, we all know that Assam floods are a recurring phenomena. हर साल आती है, but ये एक specific period में आती है. हाँ, बहुत बार कुछ अलग meteorological conditions develop हो जाए, for example cloud burst हो जाए या कहीं पे flash floods आ जाए, तो वो चीजें अलग है. बट जो रेकरिंग ब्रह्मपुत्र रिवर की जो फ्लडिंग की इशू है वो मॉनसून सीजन में बढ़ जाती है. क्यों? ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि क्यों यहाँ पे अचानक वाटर फ्लो का लेवल जो है, वाटर का लेवल है, क्यों इतना अचानक बढ़ जाता है, ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी है. सो लेट अस लुक गाइस, हम सभी को पता है कि मॉनसून सीजन हम मानते हैं कि मॉनसून आती है हमारे देश में 1 जून को केरला में एंटर करती है. बट इसके एग्जैक्ट जो ब्रांचेस हैं, कैसे ये ऑल ओवर इंडिया कवर करती है, ये चीजों का आइडिया हम सभी को नहीं होता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम इस स्लाइड में ये चीज समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि मॉनसून के ब्रांचेस क्या क्या है. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असम में जो मॉनसून से जो रेन होती है वो किस ब्रांच से होती है, और जब हम आंसर राइटिंग में एक सेंटेंस लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे जिससे हमारा आंसर और स्ट्रॉन्ग हो जाए. सो रोल ऑफ मॉनसून में देखिए, 2 ब्रांचेस होते हैं मॉनसून के. एक होते हैं अरेबियन सी ब्रांच, एक होते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच. पॉइंट इज दैट बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है हमारा, उसके 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं गाइस. एक जो पार्ट है वो जाती है हमारी पूर्वांचल हिल्स को होते हुए हिमालय से टकरा के वो पूरे नेपाल बिहार के एरियाज तक दिल्ली तक जाती है. सेकेंड ब्रांच जो है वो डायरेक्टली मेघालय पे स्ट्राइक करती है. अब बात यह कि मेघालय के माउंटेन्स तो बहुत ज्यादा हिल्स नहीं है, गारो खासी जयंतिया लो लेवल ऑफ हिल्स है, ये सब पूर्वांचल के पार्ट नहीं है. याद रखिएगा गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि गारो खासी जयंतिया क्या ये हिमालयस के पार्ट है? नहीं, दे आर ए पार्ट ऑफ पेनिनसुला. ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी वो उसकी क्लासिफिकेशन हम फर्दर करेंगे. बट ये जो पेनिनसुलर प्लेटूज है गारो खासी जयंतिया, ये उतनी हाइट्स नहीं है. तो मॉनसून जो विंड्स हैं ये आराम से इसको ट्रेवर्स करके पूरे असम को कवर करती है. सेकेंड एस्पेक्ट है कि ये जो पहला ब्रांच था, ये भी ब्रांच के इंपैक्ट असम में कहीं ना कहीं पड़ जाता है. सो जब 2 ब्रांचेस ऑफ मॉनसून एक ही रीजन पे अगर इंपैक्ट डाले तो ऑब्वियसली वहां पे रेनफॉल का जो लेवल होगा काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण से जो वाटर लेवल है इस रीजन का काफी ज्यादा बढ़ जाता है. सो आई नो दैट अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस पॉइंट में इस सीजन के समय हमारा जो वाटर लेवल है ब्रह्मपुत्र का क्यों बढ़ जाता है. तो एक पॉइंट आपको लिखना है, कॉज दैट इज ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ monsoon which directly causes rainfall in the areas of Assam leads to huge amount of increase in the volume of water which adds to the devastation caused by the Brahmaputra river in Assam. So I think the point is clear to me. Now let's move on further. Guys, अब इस स्लाइड में मैंने आपके लिए एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं.
आप इस स्लाइड को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इस आंसर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि असम फ्लड्स, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये न्यूज में भी है तो माइट बी इन द मेंस एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में कभी ना कभी पूछ ही सकता है। मान लीजिए कि देयर इज अ स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन पेपर दैट असम फ्लड्स आर एन इंडिस्पेंसिबल फिनोमिना, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। इंडिस्पेंसिबल मतलब ये चीजें आएंगी ही आएंगी। इसके पीछे आपको क्या क्या कॉजेज है। जब तक आपको स्पेसिफिक कॉजेज पता नहीं होंगी कि ये फ्लड्स का आना क्यों मैंडेटरी है, क्यों आएंगी ये फ्लड्स, अगर ये चीजें, अगर आपको बेसिक कॉजेज ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स है ये पता नहीं है तो आप चीजों का आंसर अच्छे से नहीं लिख सकते। आई हैव प्रेजेंटेड ऑल दिस इन अ पॉइंट टू पॉइंट मार्क। नाउ पॉइंट इज दैट कि व्हाट द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स गाइस। देखिए गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए नो डाउट, बट कुछ स्टेप्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक तो जो जनरल एक मतलब ऑलवेज अ सजेशन इन एवरी डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग मानते हैं, दैट इज एफॉरेस्टेशन। यू नो दैट द फॉरेस्ट्स, द नेचुरल ग्रीन कवर इज अ नेचुरल बाउंड्री टू एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। जब भी आप किसी भी स्टेट का, किसी भी प्लेस का ग्रीन कवर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उससे फायदा ये चीज होगा कि किसी भी, वो वाटर की फ्लो हो, वो सुनामी वेव्स की फ्लो हो, या वो साइक्लोनिक वेव्स की फ्लो हो, उस फ्लो को कहीं ना कहीं वो हॉल्ट करने की कोशिश करेगा। सिंपल, द फर्स्ट फैक्टर है दैट इज कंट्रोलिंग द पेस ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स थ्रू बेटर अफॉरेस्टेशन। सेकेंड एस्पेक्ट हम लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स ने किया है, ठीक है, बट उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है गाइस डीसिल्टेशन। डीसिल्टेशन कुछ नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट जो सिल्ट जमा हो गई है उस सिल्ट को हम लोग निकाल निकाल के बाहर करेंगे मैकेनिकल तरीकों से, सो दैट वहां पे जो रिवर का जो डेप्थ है वो बना रहे। बट यू नो दैट द सिल्ट फॉर्मेशन इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज अ कंटिन्यूअस फिनोमिना, और ये हर साल होगी, और हर साल सिल्ट निकालने, देखिए कोई भी ऑप्शन अगर सरकार ले तो उसे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पे लेना चाहिए कि अगर एक बार वो ले तो उसको बार बार उसी चीज पे खर्चा ना करना पड़े। बट डीसिल्टेशन इज जस्ट अ टेम्पोररी सॉल्यूशन, बिकॉज सिल्ट हर साल आएंगी, सेडिमेंट हर साल अनलोड होंगी, और हर साल वो लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा। इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। एक जो एस्पेक्ट होती है दैट इज ड्रेजिंग। ड्रेजिंग कुछ नहीं है गाइस, ड्रेजिंग इज सिंपल लाइक किसी भी सरफेस को अगर हम खोदते हैं, मतलब वी ट्राई टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द सरफेस बाय डिगिंग द सरफेस। तो जो फ्लड प्लेन है उसको अगर हम डिग करेंगे यूजिंग हेवी ड्रिलर से, अगर डिग करने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा कि जो सिंक्लाइन है वो और डेप्थ हो जाएगा, जिससे रिवर क्या होगी और नीचे सिंक हो जाएगी, तो जो फ्लड्स है वो कंट्रोल हो सकता है। बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिसोर्स यूटिलाइजिंग इनिशिएटिव। ये भी इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। आखिर हम देख लिए कि गवर्नमेंट ने ये सब स्टेप्स लिए, पर हम क्या कर सकते हैं। गाइस सिंपल थिंग आप समझ के रखिएगा कि असम फ्लड्स को रोकना पॉसिबल नहीं है, इससे होने वाली डिवास्टेशन को और टाइम पर रिस्पॉन्ड को, ये दो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन लाइफ्स का कम से कम नुकसान हो और हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम से कम यूटिलाइज हो। बिकॉज ज्योग्राफिकली Assam is endowed with certain features, geographical features, which makes it vulnerable for floods. So we have tried to reduce the risk of flood through better mitigation. अब क्या कर सकते हैं गाइस? देखिए हर साल फ्लड्स आती है और असम के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ये ज्यादा डिवास्टेशन कर सकती है। So using the proper remote sensing satellite and geo tagging of the various locations, अगर हम जियो मैप कर सके लोकेशंस को कि ये लोकेशंस में हर साल फ्लड ज्यादा आती है और यहाँ के लोग ज्यादा वल्नरेबल है, अगर ये डेटा हमारे पास आ जाए तो हम पहले से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह ले जाएंगे ताकि फ्लड्स का जो डैमेज है लोगों पे वो कम करे। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है गाइस इंटर बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए हम जानते हैं कि हमारे रिलेशंस विद चाइना आर नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली। वी हैव मेनी कंटेंशियस इश्यूज हम दोनों के बीच में, चाइना एंड इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस में बहुत सारे कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर पॉलिटिक्स केवल इस चीज पे इन्वॉल्व रहे कि वी विल ट्राई टू फाइट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कंफ्लिक्ट,
so it's not going to benefit either of the nation. So इसी conflicting relation में we have to find out certain key points जहां पे इस रिश्ते को हम बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं. One of the key point is looking on the environmental aspect. मान लीजिए कि हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का कुछ एस्पेक्ट जो है वो तिब्बत में है और कुछ एस्पेक्ट जो है इंडिया में है. सो अगर हम कुछ ऐसा कोलैबोरेशन करें उनके साथ जिससे जब वाटर का लेवल बढ़ने वाला हो, हमें पता है कि अब हमारी मॉनसून आएंगी, वाटर लेवल बढ़ेगा. सो अगर किसी तरह से ये चीज हम समझ जाए या किसी तरह से ये डेटा हमें मिल जाए कि भाई तिब्बत में जो अभी रिवर फ्लो हो रही है वहां पे वाटर लेवल बढ़ा है क्या, वहां पे भी बारिश अगर हुई है तो कितना बढ़ा है, ये अगर पता चल जाए तो हमें पहले से पता हो जाएगा कि असम में फ्लड्स आने वाली है. सेकेंड एस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर अपर एरियाज में कुछ डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं चाइना ने, सो अगर उस डैम के साथ उनके हम लोग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स कर ले कि हमें ये चीज एग्रीमेंट कर ले कि भाई जब भी हमारा मॉनसून सीजन रहेगा सो यू विल नॉट रिलीज द वाटर, आप रिलीज वाटर नहीं करोगे बिकॉज इट विल एड टू द ओज ऑफ आवर प्रॉब्लम. या फिर अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के कोर्स को ऊपर में ही पहले कुछ लेवल तक बांध दिया जाए सो इससे हमारा जो वाटर फ्लो इनटू असम है ये भी कंट्रोल हो सकता है. सो क्या हमारे कंट्री के पास ये ऑप्शन है? तो जी हाँ, ऑप्शन है. वो हम अगले साइड में देखते हैं. देखिए गाइस, ये एक हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स है और इसमें देखिएगा कि तिब्बत रीजन में मैंने कुछ डैम्स मेंशन किए हैं आपको. एक है जिउक्सु डैम, एक है जांगमू डैम, एक है जियाचा डैम. सो चाइना क्या कर रहा है कि इट इज कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर. अब देखिए बहुत सारे लोग इस पे चीजें ये बना रही है कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करना अच्छा है या खराब. पॉइंट इज नॉट गुड और बैड, पॉइंट इज नॉट ऑलवेज पॉलिटिकल. पॉइंट इज दैट कि इफ वी नो द इंफॉर्मेशन और अगर इस चीज के साथ हम कोलैबोरेट कर लें कि इस डेटा का, इस डैम का जो वाटर फ्लो है उसको अगर हम कंट्रोल कर पाए अच्छे से कि भाई किस सीजन में वाटर फ्लो ज्यादा होगा, किस सीजन में वाटर फ्लो कम होगा, ये इंफॉर्मेशन और ये कोलैबोरेशन इफ वी कैन डू विद द चाइना सो इट कैन कंट्रोल द फ्लड्स. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा मॉनसून का सीजन है और हमने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया कि गाइस चाइना, it's our monsoon is coming, it's approaching, so please ensure that your gates are not open so that the river water की जो फ्लो है वो अरेस्ट रहे, वो कंट्रोल रहे और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एडिशन है, जो प्लेन्स में एडिशन तो होंगे ही मॉनसून के कारण, तो वो एडिशन उतनी भी ज्यादा डिवास्टेटिंग ना हो जाए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर एरियाज में, अपर जो आपकी बेसिन है, अपर बेसिन में हमने इस रिवर वाटर के फ्लो को रोक दिया था. सो सर्टेन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड इंटर बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम along with the sharing the hydrological data and comprehensive water sharing agreement अगर हम कर पाए सो इस प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में कुछ लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है. सो गाइस, आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ असम फ्लड्स क्लियर हो गया होगा आपको. सो इट्स अ कंक्लूजन कि दिस फ्लड इज डूम्ड टू हैपन, बट in order to reduce the chances of increased vulnerability and the risk and the loss of property and resources, हम कुछ बेसिक स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम अपने असम के पॉपुलेशन को इस फ्लड के हार्मफुल इंपैक्ट से बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और सही टाइम पे सही मिटिगेशनल मेजर्स लेके और रिस्क रिडक्शन मेजर्स लेके इस असम फ्लड्स के डूम्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं. सो विद दिस, अगर आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.